वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज वाक्य के भेद पढ़ेंगे और वाक्य के भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। ये कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जब मनुष्य अपने मन की बात, विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ऐसा वह दो प्रकार से करते हैं, लिखकर या बोलकर। जब मनुष्य बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम बातचीत करते हैं और वाक्यों का सहारा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वाक्यों के द्वारा ही हम अपने बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य को देख लेते हैं। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस कथन में हम देखते हैं कि यह एक वाक्य है और इसमें क्या गुण है? इसमें प्रयुक्त सभी शब्द पर अर्थवान है, यानी कि सभी शब्द के अर्थ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस वाक्य में कि यह व्यवस्थित शब्दों का समूह है जो किसी विचार को प्रकट कर रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं वे अर्थपूर्ण होते हैं और यह एक व्यवस्थित समूह में होते हैं। यही कारण है कि इसकी परिभाषा ये हो गई कि शब्दों का व्यवस्थित सार्थक समूह जो हमारे भावों और विचारों को पूर्णतः प्रकट कर सकता है, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं, जब हम लोग वाक्य को पढ़ रहे हैं, उसकी परिभाषा को भी हमने जान लिया, तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि वाक्य की क्या विशेषताएं होती है, क्यों ये आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वाक्य भाषा या विचार को प्रकट करते हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। तीसरी विशेषता है वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बनकर आते हैं, यानी कि ये व्याकरण के नियमों के अनुसार ही हम वाक्य बोलते हैं, तभी उसका सही अर्थ आता निकलता है। चौथा है वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। और पांचवा है वाक्य भाषा या विचार को व्यक्त करते हैं। तो ये जो है इस तरह से हमने वाक्य की विशेषताओं को देख लिया। अब जब हम वाक्य पढ़ते हैं फिर वाक्यांश आदि शब्द भी हमें जानने चाहिए। फिर वाक्यांश क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहलाता है, यानी कि वाक्य का अंश कहलाता है। उदाहरण के लिए, पुजारी थे वहां बैठा बाजार से। तो इन वाक्यों का अर्थ तो है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये वाक्यांश है। यानी कि सारे शब्द जो है उलट पुलट हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। तो अर्थ तो समझ में आ रहा है लेकिन इसका पूरी तरह से सार्थक शब्द अर्थ नहीं निकलता है, तो ये वाक्यांश है। वाक्य के घटक या इसको अंग, वाक्य के कितने अंग है? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक या अंग कहते हैं। यानी कि वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तरुण आज विद्यालय नहीं गया। तो किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? तरुण के बारे में। तो यहाँ तरुण क्या है? उद्देश्य है। उसका भाई कल से बीमार है। तो यहाँ पर भी किसके बारे में बात हो रही है? उसके भाई के लिए। तो इन वाक्यों में तरुण तथा उसका भाई वाक्य के उद्देश्य है। और विधेय का मतलब है जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि आज विद्यालय नहीं गया, कल से बीमार है। तो जो बात की जाए, तो भाई के लिए क्या बात की गई कि कल से बीमार है। तरुण के लिए क्या कहा गया कि विद्यालय नहीं गया। तो इस तरह से यह अंश विधेय है और उद्देश्य और विधेय के योग से ही वाक्य पूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय जरूर होता है। वाक्य के भेद एवं प्रकार। वाक्य के भेद हिंदी की पुरानी पहचान है। इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है जब इसका उपयोग सही तरीके से करते हैं, क्योंकि
इसमें शुद्ध शब्दों का मेल शामिल है। तो इसकी महत्ता इसीलिए है क्योंकि ये व्याकरणिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम सही सही अपने बातों को रख सकते हैं, शुद्ध रूप से अपनी बातें कह सकते हैं। तो वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से 2 स्तरों पर किया गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हमारा जो आज का विषय है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य को लेते हैं और देखते हैं कि ये किसे कहते हैं। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना अर्थात किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत एक देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। रोहन अक्लमंद है। तो इस प्रकार के उदाहरण हमें क्या बता रहे हैं? किसी काम का करना या किसी काम के होने की हमें जानकारी दे रहा है। तो किसी भी काम के होने की अगर जानकारी हमें मिलती है तो वो क्या है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसकी पहचान ना और नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, वह आज नहीं आएगा, मैंने खाना नहीं खाया, तरुण ने पाठ नहीं पढ़ा। तो इस तरह से यहाँ नहीं शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि यह निषेधात्मक वाक्य का एक रूप है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए अर्थात जिसमें क्या, कौन, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्या, कौन, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए ये शब्द तो है ही और अंत में जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है उससे भी वाक्य की जानकारी हो जाती है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह उदाहरण देख लेते हैं। बाहर कौन बैठा है? तुम्हें किससे मिलना है? क्या तुमने खाना खा लिया? तो इन सभी उदाहरणों में प्रश्न किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हुए। चौथा भेद है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की गहरी अनुभूति जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। गहरी अनुभूति यानी कि मनुष्य के अंदर की जो अनुभूति होती है, भाव होते हैं, वो कभी कभी हर्ष या शोक या घृणा आदि के द्वारा प्रकट होता है। तो ऐसे भी वाक्य हमारे मुंह से निकलते हैं जहां पर इस प्रकार की अनुभूति प्रकट होती है तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहा गया है। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है। तो यहाँ आहा शब्द जो है यह अनुभूति को प्रकट कर रहा है, हर्ष को। तो इसलिए यहाँ पर यह विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है। ओह कितनी ठंडी रात है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो आहा, ओ, वाह, अरे ये सारे शब्द जो है ये विस्मयादिबोधक वाक्य के संकेत सूचक शब्द है। पांचवा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इन्हें विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिन वाक्यों से आज्ञा देने का भाव प्रकट होता है तो वह आज्ञावाचक है, लेकिन इसको विधि सूचक भी कहा गया है। तो विधानवाचक वाक्य और विधि सूचक वाक्य में अंतर है। तो विधानवाचक को ही विधि सूचक नहीं मानना है क्योंकि विधि यहाँ पर मतलब है, विधि सूचक का मतलब है आज्ञा सूचक वाले वाक्य। जैसे बैठो, यहाँ पर क्या दिया गया है? आज्ञा दी गई है, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, तो ये निवेदन है। बाहर जाओ, आज्ञा दिया जा रहा है।
तो बैठो, बैठिए, ये सारे निवेदन या प्रार्थना है। कृपया बैठ जाइए, जो है बैठने के लिए आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। बाहर जाओ, आज्ञा है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है आज्ञावाचक वाक्य में, जहाँ पर निवेदन या प्रार्थना या आज्ञा हो, ऐसे वाले वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद छठा उदाहरण है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी की इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद का बोध होता है, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मुझे वकील बनना है, ये क्या है? इच्छा है, तो इसलिए इच्छावाचक। काश मेरे भी पंख होते, ये भी इच्छा है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये क्या है? मंगल कामना है, किसी के मंगल की कामना हो रही है। नववर्ष मंगलमय हो, तो ये भी मंगलमय है। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। तो इस तरह से ये सारे जो बातें हैं, इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये आशीर्वाद है। तो ये सारे बातें जहाँ पर आती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन वाक्यों में इस तरह की इच्छा प्रकट होती है, जहाँ पर मनोकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद जैसी इच्छा प्रकट की जाती है, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसी परिभाषा को याद करने के लिए आप लोगों को इस तरह के शब्दों को भी याद रखना होगा। इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद, ऐसे वाले शब्द या इच्छा जहाँ होगी वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अथवा जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मेरा घर उधर है, ये संकेत दिया जा रहा है। संकेत सूचक और विधान सूचक वाक्य में अंतर है। विधान सूचक में सिर्फ क्या है, वहां पर हमें किसी चीज के जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में संकेत दिया जा रहा है कि मेरा घर उधर है। यह मेरा घर है बोलते तो ये विधानवाचक होता, लेकिन यह मेरा घर उधर है संकेत दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। मोहन का घर इधर है, मेरा घर उधर है, मोहन का घर इधर है, तो ये भी संकेत है। परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्या संकेत दिया जा रहा है कि परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। या फिर हम इसमें देख रहे हैं इस वाक्य में कि क्रिया, पहला क्रिया जो है परिश्रम, वे दूसरे क्रिया पर निर्भर है। तो दूसरा क्रिया क्या है? सफलता। परिश्रम करने से सफलता मिलती है। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे, ये संकेत दे रहा है कि मौसम ठीक होने पर ही हम घूमने जाएंगे। तो ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। आप आओगे तो मैं भी चलूंगा, तो यहाँ पर भी संकेत दिया गया है कि तुम्हारे आने से ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो आठवां है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आने वाला है, तो इस वाक्य में संदेह उत्पन्न हो रहा है। संभवतः आज वर्षा होगी, तो यहाँ संभावना की जा रही है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। अब तक वह घर पहुंच गया होगा, तो ये भी संदेह है कि पता नहीं वह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इस प्रकार के जहां पर उदाहरण मिलते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। तो अंत में कुछ प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं, किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो क्या मेरा पत्र आपको मिला, ये कौन सा है भेद? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ रहा है और इसकी पहचान है क्या शब्द। दूसरा है मैं अपनी बात कर चुका, तो ये यहाँ पर बात की जानकारी दी गई है, इसीलिए ये विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसकी पहचान कौन से शब्द से हो रही है? वह वाह शब्द से हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुभूति को बताया गया है, इसलिए यह विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए।
वो बहुत देर से रो रहा है, इसे हमें विस्मय सूचक वाक्य में बदलना है। तो इसमें क्या कैसे बदल सकते हैं हम इसको? क्या? अरे वो बहुत देर से रो रहा है, तो इस तरह से हमें लिखना है। क्या आप मुझे जानते हैं, विधानवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? वह मुझे जानता है। क्या वह इतना मूर्ख है, निषेधवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? तो इसका उत्तर होगा वह इतना मूर्ख नहीं है। सैनिकों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे वाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? सैनिकों आगे बढ़ो। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो इसी के साथ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मैं उपस्थित होंगी व्याकरण के अंतर्गत एक नया वीडियो लेकर के। तो सभी के लिए तब तक धन्यवाद।